हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मॉडल के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क में किस तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है, कैसे कैसे टाइप के नेटवर्क होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क मॉडल बनाए गए हैं। नेटवर्क का मतलब होता है कई सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट को कंप्यूटर के साथ इस तरीके से जोड़ना ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ या डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ। इसे हम कहते हैं नेटवर्क। और वो नेटवर्क किस किस तरीके से बनते हैं वो हम लोग यहाँ नेटवर्क मॉडल में देखने वाले हैं। In this figure, you will find the several connected devices and computer in it. The network is further connected to the internet. जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है उससे पहले कुछ डिवाइस यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जैसे लैपटॉप को जोड़ा जा रहा है एक डिवाइस से जो कि वाईफाई डिवाइस है। प्रिंटर को इसी के साथ जोड़ा जा रहा है। एक कंप्यूटर को जोड़ा जा रहा है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है। फिर इन्हें सर्वर से जोड़ा जा रहा है, एक और कंप्यूटर को इस डिवाइस से जोड़ा जा रहा है। तो कुल 5 डिवाइसेस यहाँ पर जुड़े हैं बिफोर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट तक पहुँचने से पहले एक नेटवर्क बनाया गया है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि 2 डेस्कटॉप हैं, एक लैपटॉप है, एक प्रिंटर है और एक सर्वर है जो इनको चारों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे नेटवर्क का कम्युनिकेशन या नेटवर्क का तरीका। जैसे हम एक मॉडल बनाते हैं नेटवर्क जिसमें कि इंटरनेट इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है। हाउ these devices are connected depend on the design of a model. ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं डिज़ाइन ऑफ द मॉडल। जैसे यहाँ पर हम एक डिवाइस ले रहे हैं वाईफाई का जिसके थ्रू सभी कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसे हम सेंट्रल डिवाइस कहेंगे। एक डिवाइस जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए जाएँ तो उसे हम सेंट्रल डिवाइस कहते हैं। और इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नेटवर्क बन रहा है जिसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक सर्वर लगा हुआ है और बाकी के क्लाइंट हैं उससे काम ले रहे हैं। तो यहाँ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अब इसी को और दूसरे तौर पे अगर देखें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सेंटर में क्या होता है, एक सर्वर होता है और सारे क्लाइंट उस पर जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्लाइंट और सर्वर का नेटवर्क, जिसमें क्लाइंट सर्वर से जुड़ता है और एक नेटवर्क बनाता है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाता है। जैसे अगर क्लाइंट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 एंड 6, यहाँ 6 क्लाइंट हैं जो कि एक सर्वर से जुड़े हुए हैं। क्लाइंट नंबर 1 अगर चाहे कि वो क्लाइंट नंबर 4 से कम्युनिकेट करे तो वो किसके थ्रू करेगा, सर्वर के थ्रू ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। In this client server network model, there is a special software called server. यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम सर्वर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग जो सिस्टम पड़ता है उसे हम कहते हैं OS। ऐसे ही सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है उसे हम कहते हैं NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS। इसी को हम स्पेशल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि सर्वर की फैसिलिटी देता है। उसमें कई सारे सिस्टम्स को जोड़ने की फैसिलिटी देता है, उनकी सिक्योरिटी की फैसिलिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ों से मिलकर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में देख रहे हैं। अ सर्वर प्रोवाइड डेटा दैट इज to be shared by all the computers on the network। यहाँ पर डेटा होता है जो दूसरे कंप्यूटर के साथ में शेयर कर सकते हैं, सर्वर पर इकट्ठा होता है। A computer connected to the network is called the workstation। जो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है इस पूरे डिज़ाइन को हम कहेंगे वर्क स्टेशन, जहाँ पर एक सर्वर है और कई सारे क्लाइंट हैं। और क्लाइंट आर सर्विस रिक्वायर्ड एंड रिले ऑन द सर्वर to resource as a printer access to the information। यहाँ पर हम क्लाइंट के तौर पर प्रिंटर को भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करेगी। फिर बात आती है
दूसरा मॉडल जिसे हम पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं, यहाँ पर कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम जो एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एरो बनी हुई है, दोनों तरफ एरो बनी हुई है, इसका मतलब है डेटा फ्लो जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जा रहा है और सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जिस समय डेटा, सपोज करिए ये सिस्टम नंबर 1 है और ये सिस्टम नंबर 2 है, जब जिस समय डेटा सिस्टम नंबर 1 से 2 की ओर जा रहा होगा तो सिस्टम नंबर 1 सर्वर बन जाएगा और सिस्टम नंबर 2 क्लाइंट बन जाएगा, क्योंकि डेटा ले रहा है। और फिर दूसरे वक्त जब 2 से डेटा 1 को जा रहा होगा तो सिस्टम नंबर 2 सर्वर बन जाएगा और सिस्टम नंबर 1 क्लाइंट बन जाएगा। तो ये कोई भी सिस्टम सर्वर बन सकता है किसी समय और कोई भी सिस्टम क्लाइंट बन सकता है। ये पीयर टू पीयर मॉडल में होता है। यहाँ पर वर्कस्टेशन, ईच वर्कस्टेशन एक्ट एज अ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। यहाँ पर जो वर्कस्टेशन होता है एक दूसरे से जुड़ने में जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है उसमें कोई भी क्लाइंट बन सकता है और कोई भी सर्वर बन सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेजेस क्या हैं? कंप्यूटर में नेटवर्क की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें हम डेटा शेयरिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज, फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। जो फाइल होती है वो एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर होती है जिसे हम सर्वर कहते हैं, जो कि सेंट्रल होता है, सभी से कनेक्टेड होता है। सेव मनी, यहाँ पर हम पैसे बचा सकते हैं क्योंकि एक प्रिंटर को कई सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हर कंप्यूटर पर हमें प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक ही प्रिंटर कई सारे कंप्यूटर्स के लिए आउटपुट का काम करेगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकालने का काम करेगा, तो इससे हमारी मनी बचेगी। दिस इज कॉल्ड सेव मनी। File stored on the central server can backed up more easily. The server also provide more storage. जो सर्वर होता है उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि डेटा ज़्यादातर वहाँ पे आ रहा होता है और वही डेटा बैकअप के तौर पर रख लिया जाता है, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी सिस्टम से डेटा लॉस हो गया है तो उसका डेटा भी सर्वर के पास होने के कारण हम वहाँ से बैकअप ले सकें या दूसरे को बैकअप दे सकें। Accessibility, user can access their shared file from any workstation. अभी जो मैंने बताया एक्सेस है, सर्वर को हर सिस्टम के पास पहुंचने का एक्सेस है, वहां से इंफॉर्मेशन लेने का एक्सेस है, इसलिए ये किसी भी जगह से डेटा को ले सकता है। एक्सेसिबिलिटी, उसकी हर जगह पहुंचने की क्षमता होती है, डेटा को लेने की क्षमता होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस तो हो गए, शेयर कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं। हाई टेस्ट, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ अ नेटवर्क कैन बी हाई। यहाँ पर नेटवर्क बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, स्पेशली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड। जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करना होता है तो उन कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए हमें कॉस्ट बढ़ा देनी पड़ती है। एक्सपेंसिव डिवाइसेस सच एज सर्वर, राउटर, स्विचेस, हब्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों को जो हम यहाँ पर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी परचेज कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी नेटवर्क बनाने के लिए जो ज़रूरी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। इन एक्सेसिबल, if the server breaks down, the files on it become inaccessible. अगर सर्वर किसी कारण से बीच में टूट जाता है तो क्या होगा कि हम वहाँ से कलेक्ट किया हुआ डेटा दूसरे सिस्टम पर नहीं ले सकते। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? इससे ये होगा कि हम डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका एक्सेस नहीं होगा। इससे एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो रिजर्वेशन काउंटर, जो कि आपका रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है,
आप किसी भी सेंटर पर चले जाइए, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक टाइम फिक्स होता है। उस टाइम के बाद वो कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। सपोज करिए 8 बजे रात में वो जो एक सेंटर है वो रिजर्वेशन करना बंद कर देता है। मेन सेंटर नहीं है, इसलिए 8 बजे रात में वो काम करना बंद कर देता है। तो 8 बजे जैसे ही 8 बजेंगे, वैसे ही वहाँ पर जो रिजर्वेशन का प्रोसेस था अपने आप वो सिस्टम नहीं करेगा। उसके बाद मतलब है कि वहाँ पर रिजर्वेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा। उस वक्त वो एक्सेस नहीं करेगा, कोई रिजर्वेशन उसके बाद 8 बजे के बाद नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मालवेयर, अगर सिस्टम में वायरस आ गए तो सारा डेटा जो कलेक्ट किया हुआ है उसके अफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। वायरस एंड मालवेयर कैन स्प्रेड इजीली थ्रू अ नेटवर्क, क्योंकि आप डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, किस सिस्टम पे वायरस है किस पर नहीं है। इससे क्या होगा, एक सिस्टम जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो दूसरे सिस्टम पर भी वायरस पहुंचा देगा। देयर इज एन इंक्रीज डेंजर ऑफ हैकिंग कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। और यहाँ पर हैकर्स जो होते हैं, जो सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, उनकी भी एक्सेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो नेटवर्क पे पहुंच सकते हैं और आपके डेटा को ले सकते हैं, जो कि नेटवर्क में अगर आप ना होते तो शायद नहीं कर पाते। अनऑथराइज एक्सेस जो होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, एक्ट ऑफ गेनिंग unauthorized access over some else computer. The hacker person who hack a computer then view copies of a create data on a hacker computer. अपने सिस्टम पर वो डेटा को उठा लेता है और फिर कभी कभी तो वो डेटा को वापस करने के लिए आपसे पैसे भी मांग सकता है। तो रैंसम मनी जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर हैकर्स उसका लाभ उठाते हैं नेटवर्क में होने के कारण। अब बात आती है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊं तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। कंप्यूटर या नेटवर्क में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एक्सेस भी तभी मिलता है जब आप रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल वर्ड जो है कंप्यूटर में या नेटवर्क में कंप्यूटर के, ये रूल्स और रेगुलेशंस को दिखाता है। कम्युनिकेशन is the process of sending and receiving information through a medium। जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी चीज़ को भेजने और रिसीव करने में, खासकर डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में यूज़ किया जाता है। व्हेन टू पीपल्स कम्युनिकेट इफेक्टिवली दे यूज द सेम लैंग्वेज। उसके लिए क्या होता है, अगर आपको दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको एक सेम लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें वो कम्युनिकेट करेंगे। मान लिया आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो दोनों लोगों को हिंदी आनी चाहिए। अ लैंग्वेज कैन हैज़ सम रूल्स, और उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं कि कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका आपको आंसर देना है, आंसर अगर नहीं है तो क्या कहना है। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते वक्त आपको वहाँ पर बताई जाती हैं या आपको पता चलती हैं। When two computers communicate, they follow the sets of rules for effective communication। यहाँ पर कंप्यूटर को भी एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ताकि आगे कम्युनिकेशन होता रहे, एक क्वेश्चन करता है दूसरा जवाब देता है, फिर दूसरा क्वेश्चन करता है पहला जवाब देता है, या उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे, इसलिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। दीज रूल्स डिफाइंस हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। ये रूल्स बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा और कितना काम करेगा बिटवीन द सिस्टम्स एंड कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स। इन्हीं को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स अपॉन द कंप्यूटर्स अक्रॉस द नेटवर्क। ये स्टैंडर्ड होते हैं, उनका नाम सेम होता है जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दे हेल्प इन सेटिंग अ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स। ये आपके दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में भी काम करता है। इन द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट कैरी ऑफ द प्रोटोकॉल। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दोनों जगह पर लगते हैं, एक सॉफ्टवेयर के लेवल पर लगते हैं और दूसरे हार्डवेयर के लेवल पर। हार्डवेयर के लेवल पर मतलब ये, अगर हार्डवेयर नहीं होगा, अगर मान लिया प्रिंटर नहीं होगा तो प्रिंट आउट नहीं निकल सकता। ये रूल्स और रेगुलेशंस में है कि हार्डवेयर होना ज़रूरी है। हार्डवेयर में प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकल पाएगा, स्कैनर है तो स्कैनिंग कर पाएगा,
ये रूल्स और रेगुलेशन हैं हार्डवेयर के लिए। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के लिए हैं कि कौन सी एप्लीकेशन किस पर खुल पाएगी। सपोज आपको अगर पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के एप्लीकेशंस होने चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस में, प्रोटोकॉल्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। नीड्स ऑफ प्रोटोकॉल, क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोटोकॉल्स की? तो प्रोटोकॉल्स इनेबल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन। प्रोटोकॉल्स बताता है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा ऑन अ नेटवर्क। ये कंट्रोल करता है डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में और दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ लाने में, मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। दे हेल्प टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ अ डेटा ट्रेवलिंग ओवर नेटवर्क। ये आपकी डेटा की सिक्योरिटी को भी कंटेन करता है कि आप जब डेटा ट्रेवल कर रहा है डेटा आपका, तो वो कोई दूसरा चुराए ना, उसके लिए भी कंडीशंस लगाता है। तो एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा फ्लो ऑफ को कंट्रोल करता है, और तीसरा आसानी से आपके डेटा को कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे से आप डेटा को शेयर कर पाएँ, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स के लिए ज़रूरी हैं या प्रोटोकॉल की इनके लिए ज़रूरत पड़ी। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ खास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा कम्युनिकेशन के समय में पड़ती है, जिसमें से पहला है टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन, जैसा आप जानते हैं, ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। ट्रांसमिशन को कंट्रोल कौन करे, एक समय में जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये टीसीपी बताता है। द टीसीपी कंपोनेंट ब्रेक्स द डेटा टू बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन अ स्मॉल पैकेट। जब डेटा को हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम उसे छोटे छोटे भागों में, बराबर भागों में बांटते हैं, अब जिनको नाम देते हैं हम यहाँ पर पैकेट, उसे हम नाम देते हैं पैकेट। और ये डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, एक सेम साइज की फॉर्म में, एक बड़ी फाइल को पहले सेपरेट करता है, पैकेट्स में रखता है, और फिर उसको भेज देता है जहाँ भेजना है, और वहाँ पर फिर इन पैकेट्स को खोला जाता है और उनके लिंक को फिर जोड़कर वो पुरानी फाइल पहले की तरह से बन जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना स्टार्ट किया, तो अपने सामान को अलग अलग पैकेट्स में पैक किया, लेकिन यहाँ पर हम डेटा को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सामान को ब्रेक करके नहीं रख रहे हैं, हम अगर उसकी बराबर लेंथ को करते रहें तो हम उसे कहेंगे सेम पैकेट्स ऑफ डेटा। सपोज इसमें अगर हम बात करें, पार्ले जी के बिस्किट, मतलब 4 या 5 बिस्किट्स का एक पैकेट बनाया गया और सेम साइज के पैकेट थे, और आपसे कहा गया एक कंटेनर लेना है जिसमें 150 पैकेट्स हैं। ठीक है, भेज दिया गया। मान लिया 150 पैकेट्स उसमें बन गए और 2 बिस्किट्स एक्स्ट्रा बच गए, तो उनको भी अलग पूरे पैकेट्स की साइज में ही रखा गया, लेकिन इसमें केवल 2 बिस्किट्स रखे गए। और फिर पैकेट्स की साइज, जो पैकिंग की साइज है, वो बराबर रखी गई, और उसके अंदर डेटा को डालते गए, जो आखिरी डेटा कम भी बच रहा है फिर भी उसकी पैकेट की साइज वही रखेंगे और उसे भेज दिया जाएगा। ये है पैकिंग का तरीका। बराबर साइज में अगर डेटा कम भी पड़ पा रहा है आखिरी में फाइल को कट करते वक्त, तो फिर और उसके नंबरिंग कर दिया कि ये पैकेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और जब ये रिसीविंग एंड पर जाएंगे, जहाँ पर ये इकट्ठे होंगे, वहाँ पर फिर इनको उसी ऑर्डर में जोड़ दिया जाएगा जिस ऑर्डर में इनको भेजा गया था। तो पैकेट नंबर 1 को पहले लगाया जाएगा, पैकेट नंबर 2 को बाद में लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे इन पैकेट्स को जोड़कर दोबारा से जैसे फाइल को काटा गया था वैसे ही फाइल को जोड़ दिया जाएगा। तो फाइल वैसी ही दिखाई पड़ेगी जैसे यहाँ से भेजते वक्त थी। इस तरीके से हम डेटा कंट्रोल, जिसमें कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क करता है, पैकेट्स बनाता है और चीज़ों को भेजने का काम करता है। IP, the IP components routes the packets to the specified IP address, which is destinations. It ensures that the packet is
डिलीवर्ड टू द राइट डेस्टिनेशन। अब आईपी क्या करता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और उसके लिए एक एड्रेस होता है, मतलब जिस सिस्टम से भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है उसका एक एड्रेस होगा, मतलब उसका एक जगह होगी, और जहाँ पर ये भेजा जा रहा है उसका भी एक एड्रेस होगा, वो भी एक जगह होगी जहाँ पर ये भेजा जा रहा है। मान लिया लखनऊ के एक इलाके से ये पैकेट भेजा जा रहा है, तो जो सिस्टम है लखनऊ के जिस इलाके में लगा हुआ, मान लिया हजरतगंज में कंप्यूटर सिस्टम्स है, और उस सिस्टम से दिल्ली के एक निज़ामाबाद एरिया में कंप्यूटर को सिस्टम को भेजा जा रहा है डेटा, तो लखनऊ के हजरतगंज के उस सिस्टम से, जिस सिस्टम को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा, और दिल्ली के निज़ामाबाद में जिस सिस्टम पर ये भेजा जा रहा है उसका एक आईपी एड्रेस होगा, और इन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट होगी, और उन्हीं के बीच में जो टीसीपी था जिसने पैकेट्स किए फाइल के, वो अब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा, वो पैकेट्स भेजना स्टार्ट करेगा आईपी एड्रेस को देखकर, और वहाँ पर पहुँचकर ये चेक करेगा कि जिस आईपी एड्रेस पर भेजे गए हैं वही किसी ने रिसीव किया है कि नहीं, और वहाँ पर ये पैकेट को डिलीवर्ड करके अपना काम खत्म कर देगा। At the receiving end, TCP collects the resemble the data and original, and TCP/IP includes additional protocols such as HTTP and FTP। अब वो कह रहा है कि TCP तो पैकेट बनाने का काम करता है, IP उसके दोनों सिस्टम्स के एड्रेस को देखने का काम करता है, उसके साथ ही दो और प्रोटोकॉल काम करते हैं जिनमें एक है HTTP और दूसरा है FTP। ये क्या काम करते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। HTTP क्या करता है? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, जो हम HTTP अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर के वेब पेज के डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं HTML, उसमें बने हुए पेजेस होते हैं। इंटरनेट के लिए ये पेजेस भी काम करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं HTTP। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज यूजर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये पेजेस जो इंटरनेट पर भेजे जा सकते हैं, एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन द वेब पेजेस। HTTP was invented by Tim Berners-Lee in 1989। इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, और इसके बाद फिर नेटवर्क की स्टैब्लिशमेंट हुई, नेटवर्क कैसे इंटरनेट में कन्वर्ट हुआ। दिस प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। सर्वर क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है उसके पास ये चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ें उसको डिलीवर्ड, अगर वो कहता है हाँ मुझे चाहिए ये चीज़ें, तो वो डिलीवर्ड हो जाती हैं उसको। व्हेन द कम्युनिकेशन स्टार्ट, द क्लाइंट इनिशिएट द रिक्वेस्ट। सबसे पहले जब कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता है तो पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, एंड यही सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है। तो इसको जैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है। अब TCP अपने पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है IP एड्रेस को देखकर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अब पैकेट्स डिलीवर्ड कर सकता है कि क्या उसको चाहिए था, क्या रिक्वेस्ट उसने भेजी थी, वो रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स रिप्लाई आ गई है कि हाँ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। और HTTP का काम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। HTTPS में क्या होता है? ये भी वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ सिक्योर की बात हो रही है। यहाँ पर डेटा को भेजा तो जाता है, रिस्पॉन्स तो आता है, लेकिन वो कोड की फॉर्म में होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सिक्योर कर दिया जाता है। तो ये प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो पेड आपसे पैसे लेकर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं डेटा ट्रांसफ़र के समय में, कि आपका डेटा कोई चुराए ना, वरना ये डेटा पब्लिक होता है।
जैसे मैं बताऊं तो आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ वाईफाई फ्री होता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं और यूज़ करते हैं। ये एचटीटीपी का काम करता है। वहाँ पर डेटा आपका चुराया जा सकता है, कोई हैकर आपकी चीज़ों को हैक कर सकता है आराम से आपके सिस्टम में। वो एक तरीके से सेंध लगा सकता है और आपकी चीज़ों को चुरा सकता है। लेकिन एचटीटीपीएस में क्या होगा, किसी कंपनी की मदद से आप जुड़ते हैं और वो डेटा सिक्योर एचटीटीपी की कंडीशन में आता है। उसके लिए आप कंपनी को पे करते हैं। जैसे आप जियो को पे कर रहे हैं, आप एयरटेल को पे कर रहे हैं, तो आपका डेटा जो है एचटीटीपीएस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप पेड डेटा यूज़ कर रहे हैं आप उस चीज़ को। और उसमें भी अगर आप किसी खास चैनल को जब सर्च करते हैं जो पब्लिक है, किसी भी नेटवर्क में रहते हुए भी, तो भी आपको एचटीटीपी डेटा मिलता है। अगर आप HTTPS यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पर फिर आपको दोबारा से पे करनी पड़ती है। तो जितना भी HTTPS डेटा होता है वो पेड डेटा होता है और उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है। FTP क्या करता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब फाइल ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट होती है तब ये काम करता है। इट इज़ नीडेड टू अपलोड और डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर। जब हम डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करते हैं फाइल की, तब ये FTP काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्वर क्लाइंट मॉडल एंड FTP यूज द सिक्योर मेथड ऑफ ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। ये आपको डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करते वक्त FTP वर्क कर रहा होता है, आपके सिस्टम पर डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम कराता है, फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम कराता है। द FTP क्लाइंट चेक्स द authentications of a user by asking them the login, create their account। ये उस वक्त भी आप देखते हैं जब आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए अपना अकाउंट खोलते हैं, जहाँ लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, FTP के प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती हैं। आफ्टर ऑथेंटिकेशन फाइल्स कैन बी अपलोडेड एंड डाउनलोडेड द क्लाइंट सर्वर एंड वाइस वर्सा। अब FTP में आपको फाइल के ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिल गई लॉगिन होने के बाद में, पासवर्ड करने के बाद में। SMTP क्या है, स्विच सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप ईमेल यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, अपना मेलिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ईमेल बिटवीन द सर्वर के बीच में जो ट्रांसफरिंग हो रही है मेल की, उसे हम कहते हैं simple mail transfer protocol. It is used when email of send user through an email client application। ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू या ईमेल सर्वर के थ्रू आप भेज रहे हैं, तो ये क्या करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, आपके डेटा को व्हेन डिलीवर्ड कर देता है सर्वर को और सर्वर से दूसरे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इन ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन uses only the following protocols to download the email receiver। यहाँ पर डेटा सर्वर के पास जाके फिर आपके जो सेंडिंग एंड है वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पर सर्वर के पास ये स्टोर कर लिया जाता है। फिर आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर to the client computer। As soon as the email is downloaded, this protocol deletes the email from the server। जैसे ही ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये अपने पास सर्वर की तरीके से, जैसा सर्वर पे होता है, ये क्लाइंट से डेटा को लेता है और सेंडर को डेटा को भेज रहा होता है। लेकिन जैसे ही सेंडर अपना डेटा रिसीव कर लेता है, तो ये सर्वर पर जो डेटा रिकॉर्ड हुआ था क्लाइंट की तरफ से, जो सेंडर ने भेजा था, वो डिलीट कर देता है अगर रिसीवर को ये डेटा मिल गया है। तो यहाँ पर डेटा सर्वर के पास हमेशा से पड़ा नहीं रहता, जिसके कारण सर्वर पे स्पेस फ्री होती रहती है। लेकिन ये सिक्योर है, जब एक बार रिसीवर के पास में डेटा पहुँच जाता है तो इस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है सर्वर एंड पर। IMAP इंटरनेट मैसेज
एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इंटरनेट पर मैसेजिंग के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डाउनलोड द ईमेल फ्रॉम द सर्वर्स टू द क्लाइंट कंप्यूटर। ये डाउनलोड करने के लिए सर्वर से क्लाइंट के कंप्यूटर पर ये यूज़ किया जाता है। बट अनलाइक पॉप, लेकिन ये पॉप की तरह से नहीं होता। इट डज नॉट डिलीट द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। पॉप में सर्वर पर जो डेटा होता है उसे एक रिसीवर को मिलने के बाद डिलीट कर दिया जाता है, जबकि IMAP पर जो डेटा होता है वो सर्वर पर भी रहता है और डेस्टिनेशन एंड पर भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अपने पास उस डेटा को रखता है जो डेस्टिनेशन पर भेज भी दिया गया है, उसकी कॉपी अपने पास भी रखता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दोबारा से उस डेटा को भेज सके। ये सारी चीज़ें हो गई प्रोटोकॉल्स की। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर देखना था तो नेटवर्क मॉडल में हम डिज़ाइन बनाते हैं कि कैसे नेटवर्क बनता है, कैसे सिस्टम जुड़ते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। और जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो कैसे डेटा ट्रेवल होता है, किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, ये हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में देखते हैं। आपको जो होमवर्क है वो यही है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको दो दो लाइंस में डिस्क्राइब करना है। जैसे TCP क्या करता है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन डेटा के कम्युनिकेशंस के लिए है, पैकेट्स बनाता है और सेंडर से रिसीवर को पैकेट्स डिलीवर्ड करता है, सेम साइज के पैकेट बनाता है। इस तरीके से आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखना है दो दो लाइंस में, मैक्सिमम 3 लाइन। और जो नेटवर्क मॉडल हैं उनको डिज़ाइन करके उनको लिखना है कि सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होते हैं, पीयर टू पीयर मॉडल क्या होते हैं, वर्क स्टेशन क्या होता है, 2 से 3 लाइन विथ पिक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।